अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं इमरान अपडेट्स। हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। आपके ज़ौक़ के लिए अर्ज़ कर दूं कि यही वो कंपनी है जिसकी आर्मी ने 1857 में हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, जहां आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो मसाला जात की तिजारत करती थी, मगर इसकी अपनी बहुत बड़ी आर्मी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दौलत आज की टेस्ला, गूगल या टॉप 10 कंपनियों से भी ज़्यादा थी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि कैसे 35 लोगों से शुरू होने वाली ये मसाला जात बेचने वाली कंपनी हिंदुस्तान पर स्टेप बाय स्टेप काबिज़ हो गई। हस्बे रवायत अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। 420 साल कबल बरतानिया पर मलका एलिज़ाबेथ अव्वल का इक़्तिदार था। बरतानिया इस वक्त जंग से बचता हुआ एक ज़रई मुल्क था और वहाँ सिर्फ उस वक्त दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती थी, जबकि हिंदुस्तान का शुमार अमीर तरीन ममालिक में होता था। हिंदुस्तान 25% मसनूआत पैदा करने वाला एक दौलतमंद मुल्क था। अकबर बादशाह को उस वक़्त का अमीर तरीन हुक्मरान कहा जाता था। शहनशाह अकबर की कुल दौलत आज के दौर की तकरीबन $3.5 अरब यानी 22 खरब रुपए या 10 अरब पाउंड बनती है। उस ज़माने में हिंदुस्तान की तिजारत पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था। उस दौर में एक दूसरे के तिजारती काफ़िले लूट लेना एक आम सी बात समझी जाती थी। इसलिए कई ताजिर हिंदुस्तान से मिलकर कंपनी बनाते थे और हुकूमत से बाकायदा इसका इजाज़तनामा लिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लंदन की एक आम सी कंपनी थी, उसने भी मलका एलिज़ाबेथ अव्वल से 31 दिसंबर 1600 में तिजारत की इजाज़त मांगी, जो उन्हें मिल गई। हिंदुस्तान हिजरत के बाद 15 साल तक इस कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त ना मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मसाला जात की तिजारत की गर्ज से बरतानिया की दो और कंपनियां भी कोशिश कर चुकी थी, मगर उन्हें भी इजाज़तनामा नहीं हासिल हुआ। 15 साल की तवील जदोजहद और तिजारती हरबों के बाद बिल आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के साहिली पट्टियों पर तिजारत की इजाज़त मिली। शुरू में कंपनी को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हॉलैंड यानी एम्पायर डच इनके जहाज़ लूट लेते थे। उन्होंने ये शिकायत उस वक़्त के हुक्मरान जेम्स से की। जेम्स ने कंपनी की मदद का वादा किया और 1615 में अपना एक सफ़ीर जहांगीर बादशाह के दरबार में भेजा, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहिदा हो सके। 15 साल कोशिशों के बाद साहिली शहर सूरत और इसके इर्द गिर्द तिजारती फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी गई। कुछ अरसे बाद दूसरे फरमान के तहत मज़ीद इलाकों में तिजारती अड्डे कायम करने का इजाज़त मिला। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारती काम पर तवज्जो रखी। 1615 में कंपनी मदारस यानी 40 मील दूर अपनी तिजारती खानका कायम कर चुकी थी। कंपनी हिंदुस्तान में मसाला जात के अलावा कॉटन, नाइट्रेट, पोटाशियम और चाय वगैरह की तिजारत करती थी। कंपनी को बहुत मुनाफा होने लगा। जो चीज़ें खरीदती थी उसका मुआवजा चांदी में अदा करती थी। मुआशी ताकत में इजाफे की वजह से 1625 में कंपनी इंडिया में काफ़ी हद तक अपने कदम जमा चुकी थी। मदारस में पूरी कॉलोनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कायम कर रखी थी, जो कि 18वीं सदी के दरमियान तक एक शहर बन गया था। 1647 तक इनकी 23 फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल हो चुकी थी, जिनमें मुकामी अफराद को भी काम करने की इजाज़त थी। उस वक्त सिर्फ एक अंग्रेज़ ही तिजारत नहीं करते थे, बल्कि फ्रांसीसी, पुर्तगाली भी अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ थे। मदारस से 86 किलोमीटर दूर फ्रांसीसियों ने भी अपना पूरा शहर कैंप कर रखा था। दूसरी तरफ जब बरतानिया और फ्रांस में मुल्की इख्तलाफात पैदा हुए तो इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा और इनमें कंपटीशन पैदा हो गया, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ छिड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस वक़्त अफराद क़ुव्वत की कमी थी, चुनांचा कंपनी ने उस मौका से फ़ायदा उठाया और बरतानिया से मज़ीद इस्लाहात और फ़ौज मंगवा ली। कंपनी ने मुख्तलिफ जंगें लड़ी, जिसमें फ़तह हासिल की। उसके बाद रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के साहली इलाकों पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया, जिसमें कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर बंदरगाहें भी शामिल थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाबी की बदौलत इतना आगे बढ़ गई कि उन्होंने मुगलिया सल्तनत से टकराने का फ़ैसला कर लिया। EIC की मुग़लों के साथ पहली जंग थी, जिसमें इन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक़्त हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी और इस वक़्त की फ़ौजें इतनी ताकतवर थी कि दुनिया में किसी फ़ौज से टकरा सकती थी। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंतहाई शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में कंपनी की मज़ीद 5 फैक्ट्रियों को बंगाल से ख़त्म कर दिया गया। जंग हारने के बाद कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की सरतोड़ कोशिश की। 2 अंग्रेज़ सफ़ीर औरंगज़ेब के सामने इस तरह पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बांधे हुए थे और सर सीनों पर झुके हुए थे, और हुलिया ऐसा था जैसे किसी मुल्क के सफारती नुमाइंदे नहीं बल्कि भिखारी हों। चुनांचा औरंगज़ेब ने 1690 में कंपनी को 1.5 लाख पाउंड का जुर्माना किया और न सिर्फ कंपनी को माफ़ कर दिया बल्कि दोबारा तिजारत करने की भी इजाज़त दे दी।
मुगलिया हुकूमत की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ़ी और इजाज़तनामा मुगलिया हुकूमत के लिए बहुत महंगा हुआ, जबकि कंपनी मज़ीद मोहतात हो गई, बल्कि अपनी तवज्जो सिर्फ तिजारत पर मरकूज़ कर दी। कंपनी ने इस दौरान चाइना से भी तिजारत शुरू की और वहाँ से चीनी के बर्तन और कपड़ा वगैरह मंगवाने लगी। कंपनी ने सूबा बिहार में अफीम की फैक्ट्रियाँ लगा लीं और चीन में स्मगलिंग शुरू कर दी। चीन ने जब अफीम को अपने मुल्क आने से रोकना चाहा तो नतीजतन जंग हो गई, जिसमें 1839 में चीन को शिकस्त देने के बाद अफीम की बरामद दोबारा शुरू कर दी गई और एक माहदे के तहत हांगकांग की बंदरगाह पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया, जो कि इन्हें 1897 में जाकर वापस मिली। जबकि मुगलिया सल्तनत में 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद काफ़ी रियासतें बिखर कर रह गईं। कंपनी ने इस बात का फ़ायदा उठाकर लाखों की फ़ौज तैयार कर ली। एक अंदाजे के मुताबिक 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में 45 ट्रिलियन की लूटमार की। इस लूटमार को ब्रेक तब लगी जब 1756 में नवाब सराजुद्दीन दौला रियासत बंगाल के हुक्मरान बने। सराजुद्दीन दौला ने कंपनी को अपनी हदूद में वापस लाने के लिए कोलकाता पर हमला करके अपने किले वापस कब्जा में लिए और कई अंग्रेज़ों को कैद कर लिया। जंग की फिजा पैदा हुई तो चाल बाद अंग्रेज़ों ने सराजुद्दीन दौला की फ़ौज से एक शख्स मीर जाफ़र को हुक्मरान बनने का लालच देकर साथ मिला लिया और फिर 1757 को सराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान एक मार्का हुआ जिसे जंग प्लासी कहा जाता है। सराजुद्दौला की फ़ौजें मीर जाफ़र की गद्दारी और अंग्रेज़ों के जदीद हथियारों का मुकाबला ना कर सकी और सराजुद्दौला को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। कंपनी ने वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को बंगाल का हुक्मरान बना दिया, मगर थोड़े ही वक्त में मीर जाफ़र को अंदाज़ा हो गया कि असल हुक्मरान अंग्रेज़ ही हैं। फतेह बंगाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मज़ीद आगे बढ़ते हुए अगस्त 1765 में आखिरी बाअसर बादशाह शाह आलम को शिकस्त दी और इन्हें सिर्फ दिल्ली तक महदूद करके पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन गई। शाह आलम के बाद इक़्तिदार अकबर के हाथ में आया और इसके बाद मुगलिया सल्तनत के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफ़र ने इक़्तिदार संभाला, जो कि 1857 तक हुक्मरान रहे। उन दिनों में इक़्तिदार इस वक्त के हुक्मरानों के हाथ में होता था, मगर सब फ़वाइद और टैक्स कंपनी को मिल रहे थे। इसी दौरान 1769 में बंगाल और बिहार के इलाकों में शदीद कहत पैदा हुआ, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ भारतीय बाशिंदे जान की बाजी हार गए। ये कहत 4 सालों तक कायम रहा। इस कहत में कंपनी ने भारी टैक्स लगाकर हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। इसी दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान में मज़ाहमतें भी होती रही। सराजुद्दौला के बाद शदीद मज़ाहमत मैसूर के हैदर अली और इनके बेटे टीपू सुल्तान ने की। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद से कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी, मगर कंपनी ने हिंदुस्तान के दीगर हुक्मरानों को साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को भी काबू कर लिया। टीपू को मैसूर में तीसरी जंग से शिकस्त हुई और 1799 में टीपू सुल्तान मर्दाना वार लड़ता हुआ अपने वतन पर कुर्बान हो गया। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज़ों को यह यकीन हो गया कि पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने से इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। 1813 में एक चार्टर एक्ट के तहत बरतानवी पार्लिमान ने इंडियन ईस्ट कंपनी की तिजारती सरगर्मियों को महदूद कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद 1834 में बरतानवी पार्लिमान ने कंपनी से तिजारत के इख्तियारात भी वापस ले लिए और कंपनी को एक कारपोरेशन का नाम दे दिया। इसके बाद कंपनी को सिर्फ आखिरी मार्का पेश आया, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है। जंग आज़ादी जिसे अंग्रेज़ों ने बगावत और गदर का नाम दिया, दरअसल मकामी दिलों में उबलता हुआ वो लावा था जो वो सालों से अपने अंदर रख के बैठे थे। कंपनी ने जंग आज़ादी का बाकायदा आगाज 1857 में बंगाल से किया। बंगाल से होती हुई ये तारीख हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई और यही तारीख आखिरकार जंग आज़ादी का सबब बनी। 1857 के मार्के में हिंदुस्तान मुकम्मल अंग्रेज़ों के तसव्वुर में चला गया। इस बगावत की सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने हज़ारों हिंदुस्तानियों को बाजारों में लटका कर फांसियाँ दी और सैकड़ों लोगों को सड़कों पर कुचल दिया। ये बरतानवी राज का सबसे बड़ा कत्ले आम था। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़ा में चला गया, मगर मज़ामत का एक जज्बा ऐसा था जो हमेशा से मुसलमान और हिंदुओं के दिलों में था। आज़ादी की मुतवातर कोशिशें मुख्तलिफ सिमतों में जारी रहीं, जिसका फल मिलकर आखिर मुकम्मल आज़ादी की सूरत में 1947 में मिला। जंग आज़ादी के अगले ही साल मलका विक्टोरिया ने कंपनी के इख्तियारात मुकम्मल ख़त्म कर दिए और कंपनी की फ़ौज को बरतानवी फ़ौज में शामिल कर लिया। इसके बाद हिंदुस्तान का इंतज़ाम बराह रास्त बरतानवी हुकूमत के हाथ में चला गया। इक़्तिदार मलका बरतानिया के हाथ में होने के बावजूद
ایسٹ انڈیا کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہی اور اس کے بعد کمپنی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ اس ویلاگ کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے 1857 سے 1947 تک 90 سال کی مسلسل انتھک کوششوں اور قربانیوں سے ہندوستان کے باشندوں نے حقیقی آزادی سے اپنے آپ کو ہمکنار کروایا۔